दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है और मैंने बैंकिंग में डिप्लोमा किया है। अब मैं 27 साल की हूँ और एक गृहिणी के रूप में अपना जीवन बिता रही हूँ। मैं मुंबई के एक छोटे से गांव में हूँ और मेरी शादी दीपक से हुई है, जिसकी उम्र 31 साल है। दीपक शहर में फलों का थोक व्यापार करता है। वह बागानों से फल खरीद कर बाजारों में सप्लाई करता है। हमारी शादी को अब 6 साल हो चुके हैं और हमारी एक प्यारी सी बेटी है, तमन्ना, जो अब 3 साल की हो गई है। शादी के बाद हमने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, वह भी उसी कस्बे में जहां मेरे माता पिता रहते हैं। इससे दीपक के लिए काम पर जाना भी आसान हो गया और मुझे परिवार का साथ भी मिल गया। वैसे दीपक के माता पिता यानी मेरे सास ससुर पास के ही एक गांव में अपनी खेती बाड़ी करते हैं। एक दो दिन की बात है, मेरे ननद जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे राहुल की सालगिरह के लिए एक विशेष किताब चाहिए जो उनके इलाके में नहीं मिल रही थी। मैंने उनसे कहा, चिंता मत करो दीदी, मैं कोशिश करके देखती हूँ। अगले दिन मैंने सलवार कमीज पहनी, अपनी बेटी को माँ के पास छोड़ा और किताब की तलाश में निकल पड़ी। कई दुकानों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार वह किताब मिल गई। मैंने तुरंत अपनी ननद को फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा, पिंकी, तुम किताब लेकर यहाँ आ जाओ और कुछ दिन हमारे साथ रह लो। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे। मैंने अपने पति दीपक को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया, माँ, मैं ननद जी के घर जा रही हूँ, वह किताब देनी है और शायद एक दो दिन वहीं रुक जाऊँगी। दीपक का फ़ोन नहीं लग रहा है, अगर वह पूछे तो बता देना। तब तक तमन्ना का ध्यान रखना। मेरे गांव से ननद के गांव तक जाने के लिए सार्वजनिक यातायात की कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। गांव में अधिकतर कच्ची सड़कें थी और आने जाने के लिए या तो पैदल चलना पड़ता था या फिर किसी प्राइवेट वाहन पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी एक टेम्पो मैजिक वैन जैसी छोटी यात्री गाड़ी आकर रुकी। उसे एक युवक चला रहा था जो लगभग 20 से 22 साल का लग रहा था। मैंने पूछा, क्या यह गाड़ी बरगावा जाएगी? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और मैं गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में मेरे अलावा दो और यात्री थे, एक बुजुर्ग महिला और एक युवक। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों यात्री अपनी अपनी जगह पर उतर गए और मैं अकेली रह गई। ड्राइवर ने अपने मोबाइल पर किसी से बात करनी शुरू कर दी। वह किसी से पैसों के बारे में बहस कर रहा था। अरे भाई, मेरा पूरा पैसा चाहिए मुझे। मैंने जो माल भेजा था उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अगर पैसे तैयार हैं तो मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। वो फ़ोन पर बोल रहा था। फ़ोन रखने के बाद उसने मुझसे पूछा, बहन जी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं रास्ते में एक जगह थोड़ा रुक सकता हूँ? मुझे वहाँ से कुछ पैसे लेने हैं, बस 5 मिनट लगेंगे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे जल्दी है, मेरी बेटी मेरी माँ के पास है और अगर मेरे पति घर लौट आए तो परेशानी हो जाएगी। बहन जी, बस 5 मिनट, रास्ते में ही पड़ता है, उसने जोर देकर कहा। मैंने असहज होकर हामी भर दी। इस बीच मैं लगातार दीपक को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन अभी बंद था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने मुख्य सड़क छोड़कर गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया जो खेतों के बीच से जाता था। मुझे अजीब लगा और मैंने पूछा, यह कहाँ जा रहे हैं आप? उसने आगे इशारा करते हुए कहा, वहाँ देखिए, उस फल बगीचे के पास ही जाना है, वहीं से पैसे लेने हैं। फिर उसने किसी को फ़ोन लगाकर कहा, हाँ, मैं पहुँच गया हूँ, पैसे तैयार रखना। मेरे साथ एक सवारी है, इसलिए जल्दी करना है और हाँ, पूरे पैसे देना, कम नहीं। धीरे धीरे हम एक बड़े से फलों के बगीचे के पास पहुँचे। वहाँ एक बड़ा लोहे का गेट था जिसके पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ड्राइवर ने मुझसे कहा, यह यहाँ का माली है, इससे पैसे लेकर हम चलेंगे। लेकिन अचानक उसने गाड़ी को गेट के अंदर मोड़ दिया और जैसे ही हम अंदर गए, पीछे से गेट बंद हो गया। मैं डर गई और चिल्लाई, यह क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तभी वहाँ दो और युवक आ गए जो ड्राइवर के ही उम्र के थे। मैं समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ो,
मुझे। मैं चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, तभी तीनों युवक ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। मैं पूरी ताकत से लड़ रही थी, लात घूंसे मार रहे थे। एक की नाक पर मैंने ऐसी चपत जमाई कि वह पीछे हट गया, लेकिन बूढ़ा माली भी अब मेरी तरफ आने लगा था। उसके हाथ में रस्सी थी। मैं चीखती रही, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। बूढ़े ने जल्दी से मेरे पैर में रस्सी लपेट दी और खींच दी, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ी। तीनों युवक मेरे ऊपर टूट पड़े। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चिल्ला न सकूं। मैंने अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चारों मिलकर मुझे पूरी तरह काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। फिर बूढ़े ने मेरे साथ भी हाथ भी बांध दिए। ड्राइवर ने गुस्से से कहा, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। मैं लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनकी ताकत के आगे बेबस हो गई थी। मेरी आंखों में डर था और मन में सवाल, अब क्या होगा। इसी दौरान एक और युवक वहां आ गया। उसने हंसते हुए कहा, वाह राहुल भाई, क्या बढ़िया इंतजाम है। आपकी पसंद हमेशा लाजवाब होती है। तब मुझे पता चला कि टेम्पो ड्राइवर का नाम राहुल है। वह मेरे पास आया और धीरे से बोला, देखो, बेहतर है कि तुम हमारी बात मान लो। कुछ समय की ही तो बात है, फिर तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां तुम कहोगी। ज़्यादा विरोध किया तो हम सख्ती दिखाने पर मजबूर होंगे। मेरे विरोध के बावजूद उन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाया। कमरा अंधेरा था और फर्श पर एक पुरानी चटाई पड़ी थी। राहुल ने भीतर आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं डर और दर्द में चीख रही थी, मगर कोई मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। करीब 2 घंटे तक यह सब चलता रहा और जब मैं पूरी तरह थक चुकी थी, तो वह बाहर निकलते हुए वहां खड़े बूढ़े रमेश को आवाज़ देने लगा। रमेश काका, इधर आइए, मैंने मालिक को फ़ोन कर दिया है। वो किसी ज़रूरी काम से आने ही वाले हैं। जब तक वे नहीं आते इसे कहीं जाने मत देना। इतना कहकर ड्राइवर राहुल बाहर चला गया। फिर बूढ़ा रमेश अंदर आया। उसने धीरे धीरे कमरे में अपने कपड़े उतारने शुरू किए। फिर उसने मुझे खड़ा किया और मेरे दोनों हाथ ऊपर की ओर लटकती एक रस्सी से बांध दिए। मैं उस समय पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। रमेश अपनी उम्र के हिसाब से हैरान कर देने वाली ताकत रखता था। तभी वहां 2 और युवक अंदर आ गए। उसमें से एक ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे काका, अभी से ही मस्ती शुरू। दूसरा बोला, काका तो हमेशा खड़े खड़े ही काम करते हैं, आदत है उनकी। उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि वे मेरी हालत का मजाक बना रहे हैं। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रमेश की पकड़ बहुत मजबूत थी। जब वह थक गया तो उसने मेरी ओर देखकर व्यंग में कहा, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो फिर से बुला लेना। यह कहकर वह बाहर निकल गया। इसके बाद दोनों युवक अंदर आए और मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं रस्सी से बंधी खड़ी रही और किसी भी तरह की मदद की आस लगाए रही। जब वे वहां से चले गए तो रमेश दोबारा कमरे में आया। उसने मुझे रस्सी से छुड़ाया और एक बाल्टी पानी ला दिया ताकि मैं खुद को थोड़ा ठीक कर सकूं। अचानक बाहर से आवाज आई। रमेश ने कहा, लगता है मालिक दीपक आ गए हैं। यह नाम सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो मेरा पति दीपक हो सकता है? मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल था। बाहर से किसी ने पूछा, सामान कहाँ है? और किसी ने जवाब दिया, रमेश काका के साथ अंदर है। इस पर मालिक ने हंसते हुए कहा, रमेश तो कुछ भी अपने हाथ से जाने नहीं देता, खुद को भी नहीं छोड़ता। यह सुनकर बाकी लोग हंसने लगे। ड्राइवर राहुल ने कहा, लेकिन मालिक, आज जो अंदर है वो आपको बहुत पसंद आएगी, एकदम खास है। दीपक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल तुम तो इस काम में माहिर हो, हर बार कमाल का चुनाव करते हो। राहुल ने फिर जोड़ा, मालिक यकीन मानिए अब तक की सबसे बेहतरीन पसंद है। एक बार खुद जाकर देख लीजिए। जैसे ही मैंने मालिक की आवाज़ सुनी, मेरा दिल बैठ गया। यह तो वही आवाज़ थी जो मैं रोज़ घर में सुनती थी, वही इंसान दीपक जो मेरा पति था। इन सब का सरगना निकला।
मैंने डर और शर्म से अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया और अपने बाल से ढक लिया। दीपक कमरे में दाखिल हुआ और रमेश मेरे ऊपर पानी डालते देखा। रमेश, तेरी ये दयालुता ही एक दिन तुझे ले डूबेगी, वह हंसते हुए बोला। फिर बोला, जा बाहर निकल, जरा देखो तो आज किसे लाए हो तुम लोग, इसकी कहानी क्या है। यह सब तब हुआ जब उसने अभी तक मेरा चेहरा नहीं देखा था। मैं अब भी दीवार की ओर मुंह किए खड़ी थी। दीपक मेरे पास आया और पीछे से पकड़ लिया। वाकई इस बार लड़कों ने शानदार काम किया है, उसने मेरे कान में धीरे से कहा। जैसे ही वह और करीब आया, मैंने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा दिया। उसकी आंखें फल गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसके होठ से कोई शब्द नहीं निकला। हम दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को बस देखते रह गए। समय जैसे थम गया था। फिर वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुम यहाँ कैसे पहुंची, घर से बाहर क्यों निकली थी। मैंने कड़वाहट से जवाब दिया, जैसे तुम्हारा ये चेला राहुल न जाने कितनी औरतों को यहाँ लाता रहा है, वैसे ही मुझे भी लाया। मैं तो तुम्हारी बहन को किताब देने निकली थी। तुम्हें कई बार फ़ोन किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद था। फिर इस राहुल ने धोखे से मुझे यहाँ ले आया, मैंने धीमी लेकिन कठोर आवाज़ में कहा। दीपक का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। उसकी आवाज़ थरथराने लगी। तमन्ना, तमन्ना कहाँ है। चिंता मत करो, मैंने संयमित लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी बेटी माँ के पास सुरक्षित है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने फिर कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या किसी ने तुम्हें छुआ। मैंने उसकी आंखों से सीधा देखकर कहा, हाँ, 4 लोगों ने। बीते 2 घंटों से उन्होंने मुझे पल भर के लिए भी चैन नहीं लेने दिया। दीपक जैसे भीतर से कांप उठा। क्या किसी को पता चला कि तुम मेरी पत्नी हो। नहीं, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। वे बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर किसी से कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा, मुझे मारा भी, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। तभी रमेश कमरे में दाखिल हुआ। उसने हंसते हुए कहा, मालिक अब थक गए होंगे, लेकिन मुझे अभी और भूख लगी है। चलिए इसे कपड़े पहनने में मदद कर देता हूँ। दीपक स्तब्ध खड़ा था, कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसकी आंखें नीचे झुकी थी, आत्मग्लानि में डूबी हुई। रमेश मेरे पास आया और अपनी हरकतें दोहराने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मैं चुप रही, विरोध नहीं किया, क्योंकि अब मेरे भीतर एक और भावना जाग चुकी थी, प्रतिशोध की चुप आग। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज़ें तेज कर दी ताकि हर कोई सुने, ताकि दीपक सुने। मेरी आवाज़ें सुनकर बाहर खड़े तीनों युवक अंदर आ गए और हंसते हुए तमाशा समझने लगे। दीपक यह सब देखकर बाहर चला गया, लेकिन मेरी आवाज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं जानती थी वह हर एक क्षण शर्म और पश्चाताप में डूब रहा था। रात गहराती जा रही थी और मैंने ठान लिया कि मैं यहीं रहूंगी, ताकि दीपक को उसका असली चेहरा दिखा सकूं, ताकि वह उस आग में जले जो उसने खुद लगाई। सुबह हुई। मैंने खुद को संभाला, अपने कपड़े पहने और जाते जाते रमेश से कहा, मैं फिर आऊँगी तुम्हारे पास, इंतज़ार करना। दीपक जो सबका मालिक था और सिर्फ नाम का मेरा पति, चुपचाप मुझे घर छोड़ने आया। शायद वह देखना चाहता था कि मैं किसी को कुछ बताऊंगी या नहीं। हम दोनों एक टेम्पो में बैठे थे। पूरे रास्ते ना उसने कुछ कहा ना मैंने। जब भी मेरी नज़र उससे टकराती वह तुरंत अपनी आंखें झुका लेता। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने धीरे से कहा, तुमने जो किया उसकी सज़ा मैंने पूरी तरह भुगत ली, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। घर पहुंचते ही मैंने अपनी माँ से तमन्ना को गोद में लिया और अगले ही दिन दीपक से अलग होने का फैसला कर लिया। मैंने तलाक के कागजात पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए और अपनी बेटी तमन्ना को अपने साथ रखने का निर्णय लिया। नई शुरुआत। दोस्तों, जिंदगी कभी रुकती नहीं। 1 साल बाद मुझे एक बार फिर रमेश से मिलने का मौका मिला। वे अब एक सम्मानित शिक्षक है,
जो राजस्थान में कार्यरत है, उसकी पहली पत्नी का निधन कैंसर से हो गया था और उन्हें अपने 2 बच्चों की परवरिश के लिए एक साथी की ज़रूरत थी। हमने समय लिया, एक-दूसरे को समझा और फिर विवाह कर लिया। अब मैं तमन्ना और रमेश के दोनों बच्चों के साथ राजस्थान में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब प्यार, सम्मान और सुकून है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो जानती हूँ कि अतीत भले ही तकलीफ दे रहा हो, लेकिन अब मैं एक नई कहानी लिख रही हूँ। ज़िंदगी की इस किताब में अभी भी कई और पन्ने बाकी हैं और शायद उसमें से कुछ मैं आपको फिर कभी सुनाऊँगी। आपसे एक विनती है दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह आपके दिल को छू गई हो तो अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें और हाँ, अगली कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।